इस कहानी की शुरुआत में हमें अर्ल स्टोन नाम का एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो अपने फ्लावर फार्म पर कई सालों से काम कर रहा था। वह अपना ज्यादा समय खेतों में फूल उगाने और उनकी देखभाल करने में बिताता था। एक दिन वह डे लिली नाम के कन्वेंशन में गया जहां बहुत से लोग उसके फूल देखने आए थे। वहां उसने कई पुराने दोस्तों से मुलाकात की और सबसे हंसकर बात की। वह लोगों के बीच काफी जाना पहचाना था और सब उससे मिलकर खुश हो रहे थे। वह वहां मौजूद औरतों से मजाक में बातें कर रहा था और कहता था कि तुम सब मॉडल जैसी लग रही हो। लोग उसकी बातों पर हंसते थे और उसे पसंद करते थे। थोड़ी देर बाद उसने अपने फूल सबको दिखाए। उसके फूल बहुत सुंदर थे और वहां मौजूद लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे थे। कई लोग उन्हें लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे और उसके काम की तारीफ कर रहे थे। घोषणा की गई कि एनडीएल 2005 गोल्ड मेडल विनर है, अर्ल स्टोन है और उसे मेडल दिया गया। वह मंच पर गया और सम्मान लिया। उसी समय दूसरी जगह उसकी बेटी अपनी शादी की तैयारी कर रही थी। वह दुल्हन के कपड़ों में थी लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी क्योंकि वह अपने पिता का इंतजार कर रही थी। उसकी बेटी को उम्मीद थी कि उसका दादा जरूर आएगा और इस खास दिन पर उसके साथ होगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि ज्यादा उम्मीद मत रखो क्योंकि अर्ल कभी भी उसके जीवन के जरूरी मौकों पर नहीं आया। उसने कहा कि बैप्टिज्म से लेकर जन्मदिन और ग्रेजुएशन तक वह कभी मौजूद नहीं रहा। उसने कभी परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब दुल्हन को यह एहसास हुआ कि उसके पिता उसे हाथ पकड़कर शादी के मंच तक नहीं ले जाएंगे तो वह टूट गई और रोने लगी। वह दुख और निराशा से भर गई थी। कोई कह रहा था कि यहाँ उसका कोई निशान नहीं है। दुल्हन कहती है वह आएगा क्योंकि आज मेरी शादी है, लेकिन समय बीतता गया और वह नहीं आया। उसी समय अर्ल एक बार में अपनी सफलता मना रहा था। वह अजनबी लोगों के लिए ड्रिंक्स खरीद रहा था और सबको खुश कर रहा था। वह हंसी मजाक कर रहा था और अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था। वह कहता है पूरे बार को ड्रिंक दो और शादी वाली पार्टी को भी दो। उसे इस बात की खबर नहीं थी कि उसकी बेटी उसकी राह देखती रही और अंत में रो पड़ी। 12 साल बाद हालात बदल गए। अर्ल का फ्लावर बिजनेस धीरे धीरे कम होने लगा क्योंकि ऑनलाइन फ्लावर डिलीवरी का इस्तेमाल बढ़ गया और छोटे फार्म की मांग कम हो गई। उसका काम पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने कुछ जरूरी सामान ट्रक में रखा और अपनी ग्रैंड डॉटर जिनी से मिलने निकल पड़ा जिसकी जल्द शादी होने वाली थी। जिनी उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने उसे गले लगाया और गर्व से घर दिखाया। वह खुशी से बता रही थी कि वह उसे अपने फियांसी से मिलवाने के लिए कितनी उत्साहित है। वह कहती है आपने मेरे सारे कार्ड संभाल कर रखे हैं जब से आपने मुझे पहला कार्ड भेजा था जब मैं 9 साल की थी। अर्ल उसकी बात सुनकर भावुक हो गया लेकिन कुछ नहीं बोला। जब अर्ल और जिनी बैकयार्ड की तरफ जा रहे थे जहां शादी की छोटी सी गैदरिंग चल रही थी, तब अचानक उनकी मुलाकात अर्ल की बेटी और उसकी एक्स वाइफ से हो गई। उसकी बेटी ने जैसे ही उसे देखा उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने सख्त आवाज में कहा कि अगर वह यहाँ रुका तो वह खुद वहाँ नहीं रहेगी। माहौल अचानक भारी और खामोशी भरा हो गया और सबकी नजरें उन पर टिक गईं। अर्ल की एक्स वाइफ ने उसके ट्रक में रखा सामान देखा और समझ गई कि वह अपना सब कुछ साथ लेकर आया है। उसने गुस्से में कहा कि तुम यहाँ शादी की वजह से नहीं आए हो बल्कि इसीलिए आए हो क्योंकि तुम्हारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। उसने कहा कि तुमने कभी अपने परिवार की सच्ची चिंता नहीं की और आज अचानक आकर सब ठीक नहीं कर सकते। अर्ल ने अपनी सफाई में कहा कि उसने हफ्ते में 60 घंटे काम किया ताकि परिवार को पैसा मिल सके और वे आराम से रह सकें, लेकिन उसकी एक्स वाइफ ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि तुम काम के नाम पर दोस्तों के साथ समय बिताते थे और घर से दूर रहते थे। तुमने परिवार को समय नहीं दिया और यही सच्चाई है। तनाव बढ़ता गया और वहाँ खड़े लोग अनकंफर्टेबल हो गए। अर्ल ने ज्यादा बहस नहीं की। उसने चुपचाप जिनी की तरफ देखा और धीमे से उसे अलविदा कहा। जिनी की आंखों में उदासी थी लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अर्ल मुड़ा और वहाँ से चला गया जैसे उसे आदत हो चुकी हो अकेले लौटने की। जाते समय पार्टी में मौजूद एक आदमी उसके पास आया। उसने अर्ल के ट्रक की तारीफ की और पूछा कि वह कितने समय से ड्राइव कर रहा है। अर्ल ने शांति से कहा कि उसने 40 स्टेट्स में गाड़ी चलाई है और उसे कभी टिकट नहीं मिली। उसने गर्व से कहा कि वह सावधानी से ड्राइव करता है और रास्तों को अच्छी तरह जानता है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके कुछ दोस्त ऐसे ही सावधान ड्राइवर की तलाश में हैं। उसने बताया कि एक काम है जिसमें एक जगह से दूसरी जगह पैकेज पहुंचाना होता है और इसके बदले अच्छा पैसा मिलता है। उसने कहा कि यह पैसा जिनी की शादी में काम आ सकता है। उसने अर्ल को एक बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि अगर दिलचस्पी हो तो इस नंबर पर बात करना। अर्ल ने कार्ड लिया और बिना कुछ तय किए वहां से निकल गया। कुछ समय बाद उसने उस नंबर पर फोन किया और उसे एक जगह आने को कहा गया। वह अपने ट्रक में बैठा और दिए गए पते पर पहुंच गया। वहां कुछ आदमी उसका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने उसे अंदर बुलाया। उन्होंने उसे समझाया कि उसे एक पैकेज मिलेगा जिसे एक तय जगह तक पहुंचाना होगा। वहां पहुंचने के बाद उसे टेक्स्ट मैसेज आएगा और उसे ट्रक वहीं छोड़कर चाबी ग्लव कंपार्टमेंट में रखनी होगी और बिना पीछे देखे वहां से चले जाना होगा। एक आदमी ने उसे एक फोन दिया और कहा कि यह फोन सिर्फ डिलीवरी के लिए होगा। उन्होंने साफ कहा कि कभी भी पैकेज मत खोलना और अंदर क्या है ये जानने की कोशिश मत करना। अर्ल ने शांत भाव से कहा कि वह किसी का पैकेज नहीं देखेगा और उसे सिर्फ ड्राइव करना है। उन्होंने उसके ट्रक में सामान रखा और उसे पहला एड्रेस दिया। अर्ल ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए पूछा कि अगर कोई ट्रक या पैसा चुरा ले तो क्या होगा। उन आदमियों ने भरोसे से कहा
कि उनकी नजर हर जगह रहती है और कोई कुछ नहीं चुरा सकता। उनका आत्मविश्वास देखकर अर्ल ने सिर हिलाया और अपने सफर पर निकल पड़ा, जैसे वह किसी नए रास्ते की शुरुआत कर रहा हो। दूसरी तरफ एक नया एजेंट जिसका नाम बेट्स था, उसे दूसरे शहर में ट्रांसफर किया गया। स्पेशल एजेंट इंचार्ज ने उसका वार्म वेलकम किया और कहा कि वह उसके साथ काम करने के लिए सच में उत्साहित है। कुछ ही समय में बेट्स और उसका नया साथी एक ऐसे आदमी पर नजर रखने लगे जो हाल में उनके रेडर पर आया था। वे उसकी हर हरकत पर ध्यान दे रहे थे और उसकी एक्टिविटीज को समझने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान अर्ल अपने पहले डिलीवरी के बाद बताए गए जगह पर वापस लौटा। वह चुपचाप पिकअप पॉइंट पर पहुंचा और ग्लव कंपार्टमेंट खोला। अंदर उसकी ट्रक की चाबी और तय किया गया पैसा रखा था, जैसा वादा किया गया था। वह कुछ पल के लिए हैरान खड़ा रहा, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन लोगों ने कहा था। एक आदमी उसके पास आया और बोला कि तुमने अच्छा काम किया है। उसने अर्ल को एक और फोन नंबर दिया और कहा कि अगर वह आगे भी काम करना चाहे तो इस नंबर पर संपर्क करे। अर्ल ने कहा कि उसने यह काम सिर्फ एक बार के लिए किया था और वह आगे कुछ सोच नहीं रहा है, लेकिन वह आदमी मुस्कुराया और बोला कि इस नंबर को रख लो, बुरे दिन के लिए काम आ सकता है। अर्ल ने धीरे से कहा, ठीक है, बरसात के दिन के लिए रख लेता हूँ। दूसरी तरफ एजेंट बेट्स और उसका साथी उस आदमी के पास पहुंचे जिस पर वे नजर रख रहे थे। उन्होंने उसे बताया कि उसके कार्टेल को शक है कि वह ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम कर रहा है। उन्होंने उससे कहा कि अगर वह उनकी मदद करेगा तो वे उसे बचाने की कोशिश करेंगे ताकि कार्टेल को उसके बारे में पता न चले। वह आदमी डर गया और बोला कि वह डीईए के लिए काम नहीं कर रहा है। इसी बीच अर्ल अपनी ग्रैंड डॉटर जिनी की शादी में पहुंचा। वहां जिनी ने अपनी माँ, अपनी दादी और अपने दादा का नाम लेकर धन्यवाद कहा कि वे उसके खास दिन पर मौजूद हैं। अर्ल ने अपनी एक्स वाइफ मैरी से बात करने की कोशिश की और माहौल को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन मैरी ठंडी और दूर दूर सी रही। उसने कहा कि जो समय बीत गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। मैरी ने शादी में रखे उसके फूल देखे और पूछा कि तुम एक फूल के लिए इतना समय और ध्यान कैसे दे सकते हो, लेकिन अपने परिवार के लिए नहीं। अर्ल ने जवाब दिया कि फूल अलग होते हैं और ज्यादा समय तक नहीं रहते, इसीलिए उन्हें पूरा ध्यान चाहिए। मैरी ने शांत लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा कि तुम्हारा परिवार भी ऐसा ही था और तुमने उसे खो दिया। अगर आपको कहानी यहाँ तक दिलचस्प लग रही है और आप आगे जानना चाहते हैं कि अर्ल की जिंदगी किस दिशा में जाएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको अब तक कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है। आपका सपोर्ट आगे की कहानी को और मजेदार बना देगा। कुछ समय बाद अर्ल को घर खाली करने का नोटिस मिला। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, इसलिए उसने फिर से उसी नंबर पर संपर्क किया। वह नए ट्रक में वहां पहुंचा, जिसे देखकर वे आदमी खुश हुए। उन्होंने उसे नया फोन दिया और पुराना फोन तोड़ दिया और कहा कि काम खत्म होने के बाद इसे भी खत्म कर देना। उन्होंने उसे फिर एक पैकेज दिया और कहा कि पहले वाली जगह पर ही छोड़ना है। अर्ल बिना ज्यादा सवाल किए निकल पड़ा। वह अब इस काम के तरीके को समझ चुका था। वह दिए गए होटल पहुंचा और चुपचाप पैकेज छोड़ दिया। सब कुछ बिना परेशानी के हो गया और वह वापस लौट आया जैसे यह उसके लिए अब सामान्य बात हो। दूसरी तरफ एजेंट्स ने लुइस को पकड़ा और उससे पूछताछ शुरू की। उन्होंने उसे बताया कि उसके घर से ड्रग्स और दूसरे सबूत मिले हैं जो उसके खिलाफ जाते हैं। उन्होंने उसे साफ कहा कि उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वह उनकी मदद करे और कार्टेल को गिराने में साथ दे, या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहे। उन्होंने यह भी कहा कि जेल जाने से पहले कार्टेल उसे ढूंढ सकता है, इसलिए समझदारी से फैसला लो। लुइस डर गया क्योंकि उसे बंद होने का बहुत डर था। डर के कारण लुइस ने उनकी बात मान ली और सहयोग करने के लिए तैयार हो गया। इधर अर्ल ने अपने पुराने घर के बकाया बिल चुका दिए और थोड़ा सुकून महसूस किया। उसे लगा कि वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी संभाल रहा है। कुछ समय बाद वह अपने पसंदीदा बार में गया, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि आग लगने से जगह काफी खराब हो चुकी है। बार के मालिक ने उसे बताया कि इंश्योरेंस कंपनी मदद करने से मना कर रही है और अगर किसी ने पैसे से सहारा नहीं दिया तो बार बंद हो जाएगा। यह सुनकर अर्ल चुप हो गया क्योंकि वह उस जगह से जुड़ा हुआ था। उसने बिना ज्यादा सोचे एक और जॉब लेने का फैसला किया और फिर उन आदमियों से मिलने चला गया। उसे फिर एक नया फोन दिया गया और इस बार ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वह तरीका समझ चुका था। उसने पैकेज लिया और रास्ते पर निकल पड़ा, लेकिन इस बार रास्ते में उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई और उसने ट्रक रोक दिया। वह ट्रंक के पास गया और धीरे से बैग खोला। अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स थे। यह देखकर वह कुछ पल के लिए चौंक गया। उसी समय एक पुलिस ऑफिसर वहां आ गया और पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। अर्ल ने शांत रहकर कहा कि नहीं, सब ठीक है। ऑफिसर ने पूछा कि ट्रक में क्या है, तो अर्ल ने जवाब दिया कि वह अपनी नीस के लिए पीकैन्स लेकर जा रहा है। पुलिस क्रूजर में बैठा डॉग अचानक भौंकने लगा क्योंकि उसे ड्रग्स की गंध आ गई थी। जब ऑफिसर डॉग को बाहर लाने लगा तो अर्ल ने जल्दी से अपने हाथ पर एक तेज दर्द मिटाने वाली क्रीम लगा ली और डॉग को सूंघने दिया। तेज गंध से डॉग उलझ गया और असली गंध नहीं पकड़ सका। ऑफिसर ने डॉग को फिर से बैठा दिया और अर्ल बिना पकड़े वहां से निकल गया। बाद में लुइस फिर एजेंट से मिला। एजेंट बेट्स ने उससे कहा कि आगे बढ़ने से पहले उसे उनका भरोसा जीतना होगा और साबित करना होगा
कि वह अभी भी उनकी तरफ है। लुइस उन्हें उस होटल में ले गया जहां एक्सचेंज होता था। उसने बताया कि अलग अलग ड्राइवर्स म्यूल की तरह पैकेज पहुंचाते हैं और ड्रॉप लोकेशन पर कोई और कार ले जाकर आगे बढ़ता है, फिर बाद में व्हीकल पैसा रखकर वापस कर देता है। उधर अर्ल को अपनी नई डिलीवरी के लिए $30,000 मिले। उसने उस पैसे से डैमेज्ड बार को ठीक करवाया। ग्रैंड रीओपनिंग के दिन मालिक ने उसका धन्यवाद किया और कहा कि उसकी मदद के बिना यह संभव नहीं था। वहां म्यूजिक बजा, लोग नाचे और सबने अर्ल की तारीफ की क्योंकि उसने उदारता दिखाई थी। कुछ समय बाद अर्ल ने फिर एक जॉब स्वीकार कर ली। अब वह पैसों का आदी हो चुका था और उसी तरीके से डिलीवरी पूरी करता रहा। दूसरी तरफ मेक्सिको में कार्टेल के लोग शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके लीडर ने कहा कि अगली बार अर्ल के साथ एक आदमी जाएगा क्योंकि वह एक ही बार में बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स ले जा रहा है जिसकी कीमत लाखों में है। लीडर ने कहा कि अर्ल सही ड्राइवर है क्योंकि उसका ट्रैफिक रिकॉर्ड साफ है और वह ज्यादा ध्यान नहीं खींचता। एक आदमी पहले हिचकिचाया लेकिन बाद में तैयार हो गया कि वह उसके साथ जाएगा और नजर रखेगा। इस तरह अर्ल के अगले सफर के लिए एक नया मोड तैयार हो गया। वह आदमी अर्ल से मिला और बोला कि अब से वह उसका हैंडलर होगा। उसने साफ शब्दों में कहा कि जो भी आदेश दिया जाएगा उसे बिना किसी सवाल के मानना होगा। उसने कहा कि कोई गलती या अपनी मर्जी नहीं चलेगी। अर्ल ने हल्के अंदाज में मजाक किया तो हैंडलर ने बंदूक दिखाकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन अर्ल के चेहरे पर डर नहीं था और वह शांत ही रहा। वे लोग अगला पैकेज लेने पहुंचे। अर्ल ने वहां मौजूद आदमियों का अभिवादन किया और वे अब उसे टाटा कहकर बुला रहे थे। एक आदमी ड्रॉप ऑफ लोकेशन समझा रहा था लेकिन हैंडलर को जल्दी थी और वह बात बढ़ाना नहीं चाहता था। पैकेज ट्रक में रखा गया और वे सड़क पर निकल पड़े। अर्ल आगे ड्राइव कर रहा था और हैंडलर पीछे पीछे आ रहा था। रास्ते में अर्ल ने एक परिवार को देखा जिनकी गाड़ी का टायर खराब था। वह तुरंत रुक गया और उनकी मदद करने लगा। उसने टायर बदल दिया और जाते समय एक गलत शब्द बोल दिया। परिवार ने उसे धीरे से सुधारा और कहा कि ऐसा शब्द नहीं बोलते, हम ब्लैक कहना पसंद करते हैं। अर्ल हंसकर आगे बढ़ गया और उसे अपनी बात का असर समझ नहीं आया। अगली सुबह जब वे डिलीवरी होटल की तरफ जा रहे थे तो अर्ल ने अचानक रास्ता बदल दिया और सीधे डीलर के घर पहुंच गया। ये देखकर हैंडलर गुस्से से भर गया। अर्ल घर के अंदर गया और पैकेज छोड़ दिया। अंदर मौजूद आदमी ने कहा कि उसे यहाँ नहीं आना था। बहस बढ़ने लगी, तभी हैंडलर अंदर आया और बोला कि वह बात संभाले। उसने अर्ल से पूछा कि यह पता किसने दिया। अर्ल ने कहा कि वहां के एक आदमी ने बताया था। हैंडलर उसके बेपरवाह और अनिश्चित व्यवहार से बहुत नाराज था। उसने अपने बॉस को फोन किया और शिकायत की कि अर्ल बिल्कुल काबू में नहीं है। उसने कहा कि वह आदेश नहीं मानता और रास्ते में लोगों से मिलता है और अपनी मर्जी से काम करता है। बॉस ने उसे शांत रहने को कहा और समझाया कि अर्ल अपने तरीके से काम करता है लेकिन हर बार पैकेज सही जगह पहुंचाता है, इसलिए उसे अभी रखना जरूरी है। अगली सुबह लुइस एजेंट से मिला और उन्हें एक नोटबुक दी जिसमें कार्टेल अपने ड्रग्स की जानकारी, रूट और पूरा हिसाब लिखता था। उसने बताया कि टाटा नाम का नया ड्राइवर हर महीने बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग्स पहुंचा रहा है। एजेंट्स ने हर पन्ने की तस्वीर ली और नोटबुक वापस कर दी ताकि लुइस बिना शक के उसे लौटा सके। उधर अर्ल फिर सड़क पर था और उसका हैंडलर पास में था। हैंडलर के साथ एक और आदमी था जो नाराज था और कह रहा था कि इतने बड़े काम के लिए एक बूढ़े आदमी को रखना गलत फैसला है। हैंडलर ने उसे शांत रहने को कहा। रास्ते में अर्ल एक डाइनर पर खाना खाने रुका और उन्हें भी अंदर आना पड़ा। खाना खाते समय अर्ल ने कहा कि जिंदगी का मजा लेना चाहिए और हर समय चिंता नहीं करनी चाहिए। हैंडलर ने मजाक में कहा कि शायद उसने जिंदगी का मजा कुछ ज्यादा ही ले लिया है, इसलिए इस उम्र में उनके लिए काम कर रहा है। खाना खत्म कर वे बाहर निकले तो एक पुलिस ऑफिसर ने हैंडलर को रोक लिया और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। अर्ल ने तुरंत कहा कि वे उसके आदमी हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं और कुछ सामान लेने आए हैं। ऑफिसर को शक था लेकिन अर्ल के शांत व्यवहार पर उसने भरोसा कर लिया और वे वहां से निकल गए। एजेंट बेट्स ने अपने बॉस से कहा कि उन्होंने टाटा नाम के ड्राइवर पर नजर रखी है जो एक काला ट्रक चलाता है। बॉस ने पूछा कि उन्हें यह जानकारी कैसे मिली। बेट्स ने बताया कि उन्होंने कार्टेल के फोन सुन लिए थे और डिलीवरी का समय, जगह और बाकी जानकारी जान ली थी। उसने कहा कि लोकल पुलिस को आगे करना बेहतर होगा ताकि कार्टेल को फेडरल इन्वॉल्वमेंट का शक न हो। इधर अर्ल अपने हैंडलर के साथ ड्रॉप लोकेशन पर पहुंचा। वहां पैकेज लेने वाले आदमी ने उसकी तारीफ की और कहा कि उसने एक ही रन में 282 किलो पहुंचाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसने कहा कि मेन बॉस बहुत खुश है और जल्द उससे मिलना चाहता है। अर्ल ने यह सुनकर हैरानी और गर्व दोनों महसूस किया। कुछ समय बाद अर्ल मेक्सिको गया और ड्रग ऑपरेशन के मेन बॉस से मिला। बॉस ने उसका स्वागत सम्मान के साथ किया और उसे बड़ी इज्जत दी। अर्ल उस आलीशान घर को देखकर चौंक गया जहां सुंदर सजावट थी और कई खूबसूरत औरतें वहां मौजूद थीं। उसी रात एक बड़ी पार्टी रखी गई। अर्ल ने म्यूजिक पर नाचते हुए औरतों के साथ समय बिताया और देर रात तक जश्न चलता रहा। वह खुलकर हंस रहा था और जैसे अपनी उम्र भूल गया था। इसके बाद उसने अपने हैंडलर से बात की और उसे सलाह दी
कि वह यह काम छोड़ दे और कुछ ऐसा करे जिसकी उसे सच में परवाह हो। उसने कहा कि कार्टेल को उसकी परवाह नहीं है और कभी नहीं होगी। हैंडलर ने कहा कि यही उसकी दुनिया है और बॉस ने उसे सड़क से उठाकर सब कुछ दिया है। उसने कहा कि यही लोग उसका परिवार हैं। अर्ल ने ज्यादा बहस नहीं की और समझ गया कि वह उसका मन नहीं बदल सकता। दूसरी तरफ एजेंट्स अपनी प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। एजेंट बेट्स और उसकी टीम से पूछा गया कि अभी तक बड़ा परिणाम क्यों नहीं आया। बेट्स ने सुझाव दिया कि अगली शिपमेंट के समय हमला करना चाहिए, लेकिन यह दिखाना होगा कि यह लोकल पुलिस का काम है ताकि कार्टेल को असली बात न पता चले। उन्होंने योजना के अनुसार डिलीवरी साइट पर रेड किया जहां अर्ल कई बार जा चुका था। वहां उन्हें 2 अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स और कुछ कोकेन के बैग मिले। इससे उनकी कुछ जानकारी सही साबित हुई, लेकिन पूरी ऑपरेशन बंद करने के लिए यह काफी नहीं था। कुछ समय बाद अर्ल अपनी ग्रैंड डॉटर के ग्रेजुएशन में गया। वह अपनी बेटी के पास बैठा, लेकिन उसने तुरंत सीट बदल ली और उसके पास बैठने से मना कर दिया। फिर वह मेरी के पास बैठ गया। मैरी ने उसके हाथ में सोने का ब्रेसलेट देखा और पूछा कि वह क्या कर रहा है। अर्ल ने कहा कि वह खोया हुआ समय पूरा करने की कोशिश कर रहा है और अब उसे एजुकेशन की अहमियत समझ में आ रही है। मेरी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और हल्की हंसी में टाल दिया। वह बोली कि तुम अचानक बदल नहीं सकते। इसी बीच मेक्सिको में मेन बॉस को उसके ही आदमी ने धोखा दे दिया। अर्ल के हैंडलर को यह खबर मिली और वह नए लीडर से मिलने गया। नए लीडर ने कहा कि ड्रग एनफोर्समेंट अब सख्ती कर रही है क्योंकि पुराने बॉस की गलतियां सामने आ गई हैं। उसने साफ कहा कि अब से हर काम नियम के अनुसार होगा और कोई भी बदलाव या बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्थिति अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। एक दिन अर्ल खाना लेने गया हुआ था, तभी उसका हैंडलर और कुछ आदमी अचानक उसके पास आए और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। उन्होंने उसे मजबूर किया कि वह ड्राइव करे और बिना सवाल किए आगे बढ़े। अर्ल ने पूछा कि वे उसे कहां ले जा रहे हैं, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। गाड़ी शहर से दूर एक सुनसान जंगल की तरफ बढ़ती गई और माहौल डर से भरा हुआ था। जंगल के अंदर एक खाली जगह पर गाड़ी रोकी गई। उन्होंने अर्ल को बाहर निकलने को कहा, फिर अपनी गाड़ी का ट्रंक खोला और अंदर एक मरा हुआ आदमी दिखाया। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा कि अगर उसने नियम नहीं माने तो उसका भी यही हाल होगा। अर्ल के चेहरे पर पहली बार सच्चा डर दिखाई दिया और वह चुपचाप सब सुनता रहा। उन्होंने उसे एक नया फोन दिया और कहा कि अब सारी बात इसी से होगी। हैंडलर ने कहा कि जो आदेश मिलेगा वही करना है और जरा भी इधर उधर नहीं होना है। एक आदमी ने कहा कि अब तुम हमारे हो और अगर भागने या धोखा देने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर वे उसे वहीं छोड़कर चले गए और अर्ल अकेला खड़ा रह गया। अगले दिन अर्ल फिर पैकेज लेने पहुंचा। वहां के लोग उसे पहले की तरह खुश होकर मिले और उसे टाटा कहकर बुलाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने कहा चलो पैसे कमाते हैं और उसे डिलीवरी के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ ड्रग एनफोर्समेंट ऑफिस में एजेंट बेट्स और उसकी टीम ने तय किया कि अगली रन में वे टाटा का पीछा जमीन और हेलीकॉप्टर दोनों से करेंगे। वे एम्बुलेंस का सहारा लेकर सड़क पर निकले ताकि शक न हो। उन्होंने एक काला ट्रक देखा, लेकिन उसमें 2 बच्चे थे, इसलिए उसे जाने दिया। दूसरा काला ट्रक एक स्पेनिश आदमी चला रहा था, तो उन्होंने उसे रोक लिया। वह आदमी डर गया और हाथ ऊपर करके बाहर आया और बोला कि उसे गोली मत मारो क्योंकि एक इमिग्रेंट होने के कारण उसे डर है। एजेंट बेट्स ने पूछा कि क्या उसके पास ड्रग्स हैं? उसने कहा नहीं। उन्होंने उसकी पहचान जांची और गाड़ी की तलाशी ली और समझ गए कि वह उनका टारगेट नहीं है। उन्होंने माफी मांगी और उसे जाने दिया। इस बीच अर्ल अपनी 12वीं रन शांति से कर रहा था और रास्ते में खुद से गाना गा रहा था जैसे सब सामान्य हो। लुई ने एजेंट बेट्स को फोन किया और बताया कि टाटा को उसके हैंडलर ने एक मोटेल में रात रुकने की इजाजत दी है। उसने मोटेल का लोकेशन भी दिया। एजेंट्स तुरंत वहां पहुंचे और एक संदिग्ध आदमी को देखा और समझे कि वही डीलर है। बेट्स कमरों की जांच करता हुआ अर्ल के कमरे के सामने से गुजर गया, लेकिन उसे पता नहीं चला कि असली टारगेट वही है। बेट्स ने अर्ल से थोड़ी देर बात की। अर्ल ने कहा कि आजकल के जवान लोग हमेशा फोन में लगे रहते हैं और सिर उठाकर दुनिया नहीं देखते। बेट्स मुस्कुराया और अपने काम में लग गया। वह जिस आदमी पर शक कर रहा था उसके कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। तभी वह आदमी बाहर आ गया और बहस शुरू हो गई। इसी समय अर्ल अगली सुबह जल्दी निकल गया और अपनी डिलीवरी पूरी करने के लिए सड़क पर बढ़ गया। अब हालात और भी सख्त हो चुके थे। एजेंट्स उसकी तलाश में थे और कार्टेल उसे कड़ी निगरानी में रख रहा था। अर्ल बीच रास्ते में फंसा हुआ था जहां हर फैसला उसके जीवन को बदल सकता था और उसका सफर अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अब अर्ल सड़क पर आगे बढ़ रहा था और उसके मन में डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे पता था कि अब हर कदम बहुत संभल कर रखना होगा क्योंकि एजेंट्स भी उसके पीछे थे और कार्टेल भी उस पर शक करने लगा था। वह ट्रक चलाते हुए बार बार पीछे देखता था और हर गाड़ी उसे सस्पिशियस लग रही थी। रास्ता लंबा था, लेकिन उससे ज्यादा लंबा उसका डर था जो उसके साथ साथ चल रहा था। अर्ल ने सोचा कि वह कई सालों से यह काम कर रहा है और हर बार वह बच निकला, लेकिन इस बार हालात अलग थे। उसे महसूस हो रहा था कि किस्मत अब उसका साथ नहीं दे रही है। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा और मेरी की बीमारी याद आई। उसे अपनी गलतियों का बोझ और भारी लगने लगा। वह समझ गया था कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी दौरान एजेंट्स ने उसकी लोकेशन पकड़ ली और उसकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। दूर से पुलिस की गाड़ियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन अर्ल को अभी पूरा यकीन नहीं था कि वे उसी के पीछे हैं।
उसने अपनी रफ्तार सामान्य रखी ताकि किसी को शक न हो। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह घबराया हुआ था और उसे लग रहा था कि अब बच निकलना आसान नहीं होगा। कार्टेल की तरफ से भी उसे लगातार फोन आ रहे थे, लेकिन वह हर बार बात को छोटा रखता था। उसे समझ आ गया था कि अब वह दोनों तरफ से दबाव में है। अगर वह कार्टेल की बात नहीं मानेगा तो वे उसे सजा देंगे, और अगर एजेंट्स ने पकड़ लिया तो जेल तय थी। उसके सामने अब कोई आसान रास्ता नहीं बचा था और वह धीरे धीरे सच का सामना करने के लिए तैयार हो रहा था। आखिरकार सड़क पर आगे पुलिस की गाड़ियां खड़ी दिखीं और पीछे से भी सायरन की आवाज आने लगी। अर्ल ने समझ लिया कि खेल खत्म हो चुका है। उसने धीरे से ट्रक रोका और गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर डर से ज्यादा थकान थी, क्योंकि वह अब भागते भागते थक चुका था। उसने अपने हाथ ऊपर कर दिए और बिना विरोध किए सरेंडर कर दिया। एजेंट बेट्स उसके पास आया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसे अब समझ आया कि टाटा वही आदमी है जिससे वह पहले मिल चुका है। अर्ल शांत खड़ा रहा और बोला कि वह जानता है कि उसने गलत रास्ता चुना था। उसने कहा कि वह अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन उसने गलत तरीका अपनाया। अब वह अपने फैसलों की सजा भुगतने के लिए तैयार है। अर्ल को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके ट्रक से भारी मात्रा में कोकेन बरामद हुआ। कार्टेल के लोग दूर से यह सब देख रहे थे और उन्हें समझ आ गया कि उनका राज खत्म हो रहा है। एजेंट बेट्स ने राहत की सांस ली, क्योंकि कई महीनों की जांच आखिरकार पूरी हुई। अर्ल को ले जाया गया और उसका लंबा सफर वहीं खत्म हो गया जहां से उसकी असली सच्चाई सामने आई। अर्ल को अदालत में पेश किया गया और वहां उसने बिना किसी बहस के अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने जज के सामने शांत आवाज में कहा कि उसने जो किया वह गलत था और वह किसी और को दोष नहीं देना चाहता। अदालत में मौजूद लोग उसे ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि वह कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि उम्र दराज व्यक्ति था जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी समय में गलत रास्ता चुना था। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था और वह अपने फैसलों का बोझ अपने ऊपर ले चुका था। जज ने सारे सबूत देखे और फिर फैसला सुनाया। अर्ल को लंबी सजा दी गई ताकि कानून का सम्मान बना रहे। जब फैसला सुनाया गया तो अर्ल ने सिर झुका लिया और बिना किसी विरोध के खड़ा रहा। उसे पता था कि यही उसका अंजाम है और अब वह इससे भाग नहीं सकता। जेल पहुंचने के बाद अर्ल की नई जिंदगी शुरू हुई। धीरे धीरे उसने जेल के बगीचे में काम मांग लिया, क्योंकि उसे फूल उगाने का पुराना शौक था। मिट्टी को छूते ही उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वह सिर्फ अपने काम और पौधों के बारे में सोचता था। जेल के बगीचे में अर्ल ने मेहनत से काम किया और कुछ ही समय में वहाँ रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। वह हर सुबह बगीचे में काम करता और पौधों को पानी देता। फूलों को खिलते देखकर उसे सुकून मिलता था, जैसे वह अपने अंदर भी कुछ नया उगा रहा और वह खुद को पहले से हल्का महसूस कर रहा था। इस तरह अर्ल की कहानी खत्म होती है, जहाँ एक आदमी जिसने लालच और अकेलेपन में गलत फैसला लिया था, आखिर में अपने कर्मों की सजा स्वीकार करता है। अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।